Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about second type of model indeterministic models. ठीक है, तो पहला मॉडल हमने डिस्कस किया था जो कि EOQ था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इस सेकेंड टाइप में हम डिस्कस करेंगे EOQ मॉडल विथ प्राइस ब्रेक। मतलब कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में प्राइस ब्रेक जब होता है तो उस टाइप के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। इसको दूसरे नाम से बोला जाता है क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल भी बोला जाता है। नाउ यहाँ पे हम समझेंगे एक ग्राफ की हेल्प से। जैसे हमने ग्राफ बनाया हुआ है टोटल कॉस्ट और ऑर्डर साइज के बीच में, तो एक चीज़ आप समझो कि ये यूज़ किस लिए किया जाता है। यूज़ इसलिए होता है कि अगर आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मतलब साइज ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाते जाते हो तो उसमें प्राइस ब्रेक्स आते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी है 10 रुपये की एक अगर जो है क्वांटिटी है, तो अगर ऐसा उस पर ऑफ़र रहता है, बहुत बार आप मार्केट में जाते हो कि 10 इसकी क्वांटिटी लोगे तो आपको 90 रुपये में भी मिल जाएंगे, जबकि मिलनी चाहिए थी वो आपको 100 रुपये में। तो इसकी एक की यूनिट प्राइस कितनी होगी? 9 रुपये हो गई। नाउ उसी तरह इसकी फिर दूसरा ऑफ़र होता है कि अगर आप 1000 क्वांटिटी लोगे तो आपको 8000 में ही मिल जाएंगे, जबकि मिलना कितने में चाहिए था? 10,000 रुपये में मिलना चाहिए था 1000 क्वांटिटी, इसके हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से। तो ये इसकी यूनिट प्राइस कितनी हो जाएगी? 8 रुपये। मतलब 8 रुपये की एक क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो कमी आ रही है यूनिट प्राइस में ही कमी आ रही है। मतलब एक तरीके से नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ा रहे हैं तो उसमें कमी कर रहा है, तो यूनिट्स प्राइस में ही फाइनली इफ़ेक्ट हमने देखने को मिल रहा है। तो जब यूनिट प्राइस में फाइनल इफेक्ट आएगा तो इसमें परचेजिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगा, तभी इसके एनालिसिस कर सकते हैं। बिकॉज परचेजिंग कॉस्ट में यूनिट प्राइस इंक्लूडेड होता है, D इंटू सी, डिमांड इंटू सी होता है ना, PC इज इक्वल टू डिमांड इंटू सी। मतलब कितना डिमांड है उसकी यूनिट प्राइस कितनी है तो इंक्लूडेड होता है, तो इसमें परचेजिंग कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि EOQ में हमने TIC डायरेक्ट निकाल दिया था, उसमें परचेजिंग कॉस्ट को हटा दिया था, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रखा था। तो आप इस कर्व में देख सकते हो जैसे कि आपके पास पिछले टाइप ऑफ मॉडल में जो कर्व था उसमें जो TIC या फिर टोटल कॉस्ट TSC का जो कर्व था वो पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर एक मिनिमम पे आ रहा था जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप बोल रहे थे, फिर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ये कब था? टोटल कॉस्ट का कर्व था, विदाउट डिस्काउंट, विदाउट प्राइस ब्रेक। ऐसा हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ़ क्वांटिटी Q2 लेते हैं कोई भी, मतलब 1000 10,000 नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बढ़ाते हैं, उस पर ऑफ़र है कि आपको प्राइस ब्रेक कम ही प्राइस में मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइस ब्रेक हुआ, मतलब 10 क्वांटिटी लेने पे जैसे मैंने बताया था कि 90 रुपये की मिल जाएगी, मिलनी चाहिए थी 100 रुपये की, तो फर्स्ट प्राइस ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी पे Q2 पे जो EOQ की वैल्यू आ गई यहाँ मिनिमम हो गई, मतलब T2C पे जो टोटल कॉस्ट आ गई TC2 आ गई एट क्वांटिटी Q2। ठीक है, अब पहले वाले पे क्या थी? TC1 थी, मतलब टोटल कॉस्ट 1 थी एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विदाउट प्राइस ब्रेक। आफ्टर प्राइस ब्रेक, फर्स्ट प्राइस ब्रेक, TC2 हो गई एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे। फिर ये क्या होगी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद टोटल कॉस्ट इसकी इंक्रीज होते जाएगी। तो ये कर्व है किसकी? टोटल कॉस्ट की कर्व है विथ फर्स्ट प्राइस ब्रेक या फिर 1 प्राइस ब्रेक। नाउ फिर जो 1000 वाला जो है सिस्टम है कि 1000 लोगे तो फिर से प्राइस ब्रेक मिलेगा, तो फिर से कुछ कम हुआ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अगर कम नहीं हुआ। जैसे कि 1000 लेने पे 10,000 की मिलनी चाहिए थी, तो मैं 8000 बताया था, 8000 नहीं होकर ऐसा हुआ कि 9,100 रुपये, मतलब 9100 में मिलेगा। ठीक है, तो इसकी टोटल कॉस्ट TC3 आ गई यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये कर्व है, कर्व ऑफ टोटल कॉस्ट आफ्टर सेकेंड प्राइस ब्रेक एट क्वांटिटी T3। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, जब 90 रुपये मिल रहा था तो आपको 9 रुपये यूनिट प्राइस पड़ रहा था, जब
100 में मिल रहा है तो आपको 9.1 यूनिट कॉस्ट मिल रहा है। तो बेस्ट कौन सा है? यही वाला है, तो आप यही मंगाओगे। अगर 8000 जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तो बेस्ट यहाँ पे होता तो ये वाला आप मंगाते, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा टोटल कॉस्ट का वो होगा परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। अब सबका आप फॉर्मूला जानते होगे। परचेजिंग कॉस्ट का D/C होता है, होल्डिंग कॉस्ट का Q2/CH होता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट का D/Q/C0 होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसके बारे में बता रखा है। जो मैंने बताया वहीं बता रखा होगा। इन सम कंडीशन डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड ऑन यूनिट प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री। डिस्काउंट ऑफर्ड होता है फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ परचेज, मतलब कुछ एक लार्ज क्वांटिटी इतना परचेज करोगे तो इतने में मिल जाएगा। एंड दिस डिस्काउंट टेक द फॉर्म ऑफ प्राइस ब्रेक्स। ये प्राइस ब्रेक्स का फॉर्म ले लेता है। एज डिस्काउंट इज़ ऑलवेज ऑफर्ड ऑन यूनिट प्राइस C पे, मतलब यूनिट प्राइस पे ही डिस्काउंट ऑफर्ड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था of the inventory show in order to determine the best order size। मतलब बेस्ट ऑर्डर साइज क्या होगा? we need to consider purchasing cost। PC को मतलब परचेजिंग कॉस्ट को कंसिडर करना ज़रूरी है बिकॉज ये यूनिट प्राइस को अपने अंदर होल्ड करता है। इसको कैलकुलेट करने में यूनिट प्राइस की यूज होती है अलॉन्ग विथ होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ PC का भी लेंगे, मतलब टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। इन these problems first we compute feasible EOQ, then total cost is computed at EOQ and next higher order size having price break। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम में पहले हम EOQ निकालते हैं और फिर नेक्स्ट और साइज निकालते हैं जहाँ पे हायर साइज निकालते हैं, जहाँ पे प्राइस ब्रेक्स हैं, जहाँ पे डिस्काउंट्स हैं, ठीक है। wherever the total cost comes out to be minimum give the best order size। मतलब जहाँ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम आता है वहाँ पे बेस्ट ऑर्डर साइज उसी को मानते हैं। जैसे इसमें जब फर्स्ट प्राइस ब्रेक के बाद TC2 आ गया था, सेकंड प्राइस ब्रेक के बाद TC3 आ गया था, बट TC2 TC3 से कम है तो हम इसको ही बेस्ट ऑर्डर साइज बोलेंगे Q2 को, ठीक है। तो ये मॉडल यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ थैंक यू।